नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। तो इसमें कौन सी बोली है जो आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो आपका जवाब होगा विकल्प नंबर 4, मैथिली बोली। ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? ये बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है, बिहार में, और ये नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है मैथिली भाषा, मैथिली बोली। अगला प्रश्न है, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है। प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? शब्द के अंत में। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है और उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही शब्दांश हैं। कभी कभी आपसे यही सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या है? शब्दांश हैं, वाक्यांश हैं, शब्द हैं या वाक्य हैं? तो आपका जवाब होगा प्रत्यय और उपसर्ग शब्दांश हैं। तो दासत्व में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्व। पहला विकल्प सही हो जाएगा, त्व प्रत्यय हो जाएगा। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में ये जानकारी प्राप्त हो कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। जो व्यक्ति है या वस्तु है वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, जिससे निर्धारण होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में आप लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में अगर लिंग की बात करें तो दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो वे पुरुष जाति कहलाते हैं, वो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। और संस्कृत में आपके लिंग जो हैं तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग आता है। तो यहाँ पर जो तन शब्द है ये किसके अंतर्गत आएगा? तन शब्द आपका पुल्लिंग होता है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा? यहाँ पर आपको बहुवचन बताना है। वचन क्या होता है कि इससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति या वस्तु कितने हैं। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु एक है तो वो हमारा एक वचन के अंतर्गत आएगा, और अगर एक से अधिक है तो बहुवचन के अंतर्गत आता है। संस्कृत में वचन भी तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु एक है तो एक वचन के अंतर्गत आएगा, और अगर एक से अधिक है तो बहुवचन के अंतर्गत आएगा। तो कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा? कवि वृंद हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कवि वृंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम। शब्द का नाम किसका? हमारा, आपका, और इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं सबका ना कोई ना कोई नाम होता है। तो इन सब के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और इन सब के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? ये आपके संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएंगे। जितने भी हमारे नाम हैं, जितनी भी हमारे इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, या जो भी चीजें हैं सजीव और निर्जीव, तो सबका अपना कोई ना कोई नाम होता है। भले ही हमें उसके बारे में जानकारी हो या ना हो, भले ही हमने उसको देखा हो या ना देखा हो, लेकिन उन सब का एक अपना नाम होता है। और इन सबके नाम के स्थान पर जिस एक शब्द का
प्रयोग किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के अगर हम भेद की बात करें तो सर्वनाम के भेद कितने होंगे? 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। और अगर सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो सर्वनाम की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 होती है। सर्वनाम के भेद 6 होंगे और सर्वनाम की संख्या 11 होती है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। आप, खुद, हम, निज। तो जो तीसरा विकल्प दिया गया हम, ये आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो हम किसके अंतर्गत आएगा? हम आपका ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है आपका मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो क्या हो जाएगा? विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन शब्द किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी 2 भेद होते हैं और इसके भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक के 2 भेद और परिमाणवाचक के 2 भेद। संख्यावाचक के कौन से 2 भेद होंगे? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, और परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। प्रश्न नंबर 7 है, कहानी लिखी जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य किसका रूपांतरण? क्रिया का रूपांतरण है। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य कब होता है? जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। और जब क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार परिवर्तित हो तो कर्मवाच्य होता है। जब क्रिया का लिंग न कर्ता के अनुसार बदले और न ही कर्म के अनुसार बदले तो वहां पर क्या होता है? भाववाच्य होता है। अब यहाँ पर देखना है कि कहानी लिखी जाती है, तो लिखना क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्रिया, और कहानी यहाँ पर क्या हो जाएगी? कर्म। तो यहाँ पर कहानी लिखी जाती कर्म है। अगर हम कर्म को बदलें, कर्म हमने कहानी की जगह लिख दिया पत्र। अब क्या होगा कि यदि कर्म को बदलने पर क्रिया भी परिवर्तन की स्थिति में आ जाए या क्रिया को बदलने की आवश्यकता हो तो वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर अगर हम पत्र लिखी जाती है तो अशुद्ध हो जाएगा। अगर वाक्य में हमारा कर्म पत्र होगा तो क्या लिखेंगे? पत्र लिखा जाता है। तो जैसे ही हमने कर्म बदला तो क्रिया का जो लिंग है क्या है? परिवर्तन होने की स्थिति में आ जाता है। जैसे यहाँ पर कर्म क्या है? कहानी है, तो कहानी क्या है? कहानी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया का लिंग भी कैसा होगा? स्त्रीलिंग। पत्र कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्रिया का लिंग भी कैसा होगा? पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, ये वाक्य किसका उदाहरण है? ये वाक्य आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य में क्या होता है कि वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और इसके अलावा एक उद्देश्य एक से अधिक भी कर्ता हो सकते हैं वाक्य में,
लेकिन अधिकतर आपको एक एक वाक्य में एक ही कर्ता मिलेगा। यहाँ पर जो अर्थ के आधार पर अगर हम देखें वाक्य, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। और प्रयोग व संरचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पर 3 होते हैं। जो आपको यहाँ पर 3 दिए गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके अंदर अर्थ भरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थगर्भित, आलोच्य, अकृषित, असामयिक। तो जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे क्या कहते हैं? अर्थगर्भित कहते हैं। अर्थगर्भित, ये आपका पहला विकल्प हो जाएगा। आलोच्य किसे कहेंगे? जिसकी आलोचना की गई हो या जो आलोचना के योग्य हो, उसे आलोच्य कहते हैं। अकृषित किसे कहते हैं? जिस भूमि पर कभी खेती न की गई हो, या जिस भूमि पर कभी कृषि न की गई हो, या जिसे कभी जोता न गया हो, उसे अकृषित कहते हैं। असामयिक कहते हैं किसे? जो समय के अनुसार न हो, उसे असामयिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। दूसरा विकल्प हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, चिड़ी मार शब्द में कौन सा समास है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। तो यहाँ पर आपका चिड़ी मार में क्या हो जाएगा? चिड़ी मार का समास विग्रह क्या हो जाएगा? चिड़ी को मारने वाला या चिड़ियों को मारने वाला। क्या हो जाएगा? चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी को मारने वाला क्या कहलाता है? चिड़ी मार। यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। पदों की प्रधानता के आधार पर अगर समास की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान समास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द होगा। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द को, या उल्टा या विपरीत अर्थ वाले को। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक होता है। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक या वैकल्पिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। ऐच्छिक या वैकल्पिक, ये आपका अनिवार्य का विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची है तामरस, इंदिवर, उत्पल, कानन। तो क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प हो जाएगा जंगल का पर्यायवाची शब्द। कानन, वन, अटवी, विपिन, ये आपका जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। इंदिवर किसका हो जाएगा? ये कमल का हो जाएगा। इंदिवर ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और उत्पल ये भी आपका कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाज का तत्सम रूप, अजान का तत्सम रूप क्या होगा? तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसका? अजान का तत्सम हो जाएगा अज्ञान। आभीर ये किसका? अहीर का है। अहीर का तत्सम है। और अग्नि आग का है। एकल किसका है? ये अकेला का। अकेला ये तद्भव शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हैं। अजान का तत्सम अज्ञान, आभीर का तद्भव अहीर, अग्नि का तद्भव आग और एकल का तद्भव अकेला हो जाएगा। आर्यावर्त में कौन सी संधि है? संधि का अर्थ क्या होगा? मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। और संधि दो निकटवर्ती या दो समीपवर्ती वर्णों
के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो आर्यावर्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आर्य प्लस आवर्त, आर्य प्लस आवर्त। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और अगर आपसे संधि के भेद पूछा जाए तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिया है केले, फिर रिक्त स्थान, छिलकों, सब्जी खाइए। तो के केले के छिलकों की, यहां पर क्या भरा जाएगा? की सब्जी खाइए। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण करना। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण करना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है उन्हें अलंकार कहते हैं। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, चिपका हुआ। या कह सकते हैं कि जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहां पर दिया गया है जो सुवर्ण शब्द है यहां पर, अब यहां पर इसमें सुवर्ण शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए गए हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहाँ पर कवि और व्यभिचारी और चोर तीनों के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ अलग अलग होगा। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ क्या होगा? अच्छे शब्द। और व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा रूप या भोग विलास में लिप्त जो पुरुष होता है उसके लिए कह सकते हैं कि सुवर्ण क्या होगा? जो अच्छे स्वरूप वाली जो महिला या स्त्री होती है। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर धन संपदा या सोने से है। तो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला है, छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य हैं। तो छल नामक 34वां, वैसे आपसे अगर संचारी भावों की संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब होगा 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। लेकिन जो 34वां संचारी भाव माना है ये छल नामक है। और इसको किसने माना है? कविदेव ने माना है। आचार्य कविदेव, इन्होंने अभिनव गुप्त के ने नवा रस दिया है। और वो रस कौन सा है? शांत रस है। शांत। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। और अब बाकी जितने भी हमारे कवि हैं उन सब के अनुसार रसों की संख्या 9 है। लेकिन अगर मूलतः रसों की संख्या पूछी जाए तब भी आपका जवाब 9 होगा। यदि भरत मुनि के अनुसार पूछा जाता तो आपका जवाब 8 होगा। अगला प्रश्न है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है आग और राग का कवि। माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की और ये बहुत ही फेमस रचना है इनकी। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश, मनु भंडारी, अमृतलाल नागर, निर्मल वर्मा। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। और आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये भी रचना है
मोहन राकेश की, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु ये किसकी रचना है? रेहन पर रघु ये काशीनाथ जी की काशीनाथ सिंह। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और जो भी साथी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।